नीट में इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे थे हम लोग, और आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग वो है एसटीडी, जिसको हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या फिर हम लोग इसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कहते हैं। इसको हम लोग वेनेरियल डिसीज भी कह सकते हैं। VENEREAL वेनेरियल डिसीज भी कह सकते हैं, जिसे हम लोग VD कहते हैं। तो ये एसटीडीज, एसटीआई और VD ये एक ही चीज है जिसे हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं। और अगर आपसे एक फुल फॉर्म पूछा जाएगा, फुल फॉर्म जो है VDRL, तो इस फुल फॉर्म का आंसर क्या होगा? ये होगा वेनेरियल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी। तो ये VDRL है। क्या है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज वो डिसीज है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से एक दूसरे में कम्युनिकेट होता है। मेल पार्टनर से फीमेल पार्टनर में ये डिसीज जा सकता है थ्रू स्पर्म। तो मेल पार्टनर से फीमेल पार्टनर में ये डिसीज स्पर्म के थ्रू फीमेल पार्टनर में ट्रांसमिट हो सकता है। स्पर्म के जैसे ही रिलीज होगा तो स्पर्म के साथ ये डिसीज भी वेजाइना में जाएगा, और वेजाइना से ये सर्विक्स, यूट्रस, जहाँ पे इसको इन डिसीज कराना होगा या इन्फेक्शन कराना होगा, तो ये डिसीज स्पर्म से ट्रांसमिट हो सकता है। या फिर ये फीमेल पार्टनर से मेल पार्टनर में कम्युनिकेट हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये एसटीडी आपसे पूछा जाए तो ये एक तरह का कम्युनिकेबल डिसीज है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से ट्रांसमिट होता है। कोई एक पार्टनर को अफेक्टेड होना पड़ेगा ये डिसीज से, तो ये दूसरे अपने पार्टनर को ये डिसीज दे सकता है। मेल अपने फीमेल पार्टनर को ये डिसीज स्पर्म के थ्रू दे सकता है, और फीमेल के वेजाइना में जो भी म्यूकस सिक्रीशन रहता है, म्यूकस सिक्रीशन, तो ये म्यूकस सिक्रीशन से फीमेल से मेल में ये डिसीज ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये पॉपुलेशन में लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में, जहाँ पे लोग बहुत ही पॉवर्टी में रहते हैं, अपने इस डिसीज का इलाज नहीं करवाते हैं, एक सोशल टेबू बन के ये डिसीज रहता है, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं क्योंकि ये प्राइवेट पार्ट्स को इन्वॉल्व किया हुआ ये डिसीज रहता है, इसीलिए डॉक्टर के पास जाने में बहुत लोग को शर्म आता है। ये भी एक कारण है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज पॉपुलेशन में बहुत ही फैल रहा है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जिसको हम लोग वेनेरियल डिसीज भी कहते हैं, और अगर आपसे VDRL का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो वो होगा वेनेरियल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी। ये किस तरह से ट्रांसमिट होता है? तो ये मेल से फीमेल पार्टनर में स्पर्म के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, या फिर फीमेल से मेल पार्टनर में जो म्यूकस सिक्रीशन वेजाइना में रहता है, वो आके जब पेनिस के म्यूकस मेम्ब्रेन पे जब लगेगा तो ये डिसीज वहाँ से फीमेल से मेल में ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू स्पर्म, तो आप कौन से डिसीज के बारे में सोचेंगे? अब अभी हम लोग जो भी डिसीज पढ़ने वाले हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में, वो सब डिसीज के बारे में आप सोचेंगे जब भी आपसे पूछा जाएगा कि नेम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू स्पर्म। तो स्पर्म का बात जहाँ पे भी आएगा तो आप सोचेंगे कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का बात इस क्वेश्चन में किया जा रहा है, और हम लोग अभी लिस्ट पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का। अगर वो ऑप्शन में वो सब लिस्ट है तो वो सब डिसीज स्पर्म से मेल से फीमेल में ट्रांसमिट हो सकता है। इसीलिए एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, आपको घुमा फिरा के एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ट्रांसमिटेड और कैनॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू स्पर्म। तो वही डिसीज स्पर्म से ट्रांसमिट हो सकता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, और वो क्या डिसीजेस है अभी हम लोग वो सब डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। तो एमसीक्यू सॉल्व करने का अप्रोच अलग अलग रहता है और उसका टेक्निक अलग अलग रहता है। थ्योरी पढ़ के आप एमसीक्यू को सॉल्व, बहुत सारे एमसीक्यू ऐसा रहता है जिसे आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं सॉल्व कर पाएंगे। उस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपको एमसीक्यू जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मेरा जो एमसीक्यू का वीडियोस आता है, जरूरी है कि आप वो एमसीक्यू का वीडियोस भी देखें, क्योंकि वो एमसीक्यू का वीडियोस में मैं बताता हूँ किस तरह से आपको एक क्वेश्चन को अप्रोच करना है और किस तरह से बाकी के ऑप्शंस को रूल आउट करके आपके डायग्नोसिस पे जाना है, आपका राइट आंसर पे जाना है। तो इसीलिए आप वो एमसीक्यू का वीडियोस को भी आप देखेंगे, उसमें आप सीखेंगे कि किस तरह से हम एमसीक्यू को
सोल्व करते हैं। भले ही आप कितने भी थ्योरी पढ़ ले, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिसे आप प्रैक्टिस करके ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का बात कर रहे थे हम लोग। ये वेनरल डिसीज है और ये स्पर्म के थ्रू ट्रांसमिट होता है मेल से फीमेल पार्टनर में, और फीमेल पार्टनर से मेल पार्टनर में ये फीमेल का विजाइना में जो म्यूकस सेक्रीशन रहता है उससे ये डिसीज ट्रांसमिट हो सकता है। तो हम लोग लिस्ट देखते हैं ऐसा कौन कौन सा डिसीज है जो कि हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के कैटेगरी में रह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिसीज का नाम और यहाँ पे लिखूंगा उसका पॉजिटिव एजेंट, मतलब वो डिसीज किस बैक्टीरिया या फिर किस वायरस के कारण वो डिसीज हो रहा है, इस बात को मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉजिटिव एजेंट। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस डिसीज के बारे में होगा तो वो मैं यहाँ पे रिमार्क में लिखूंगा। तो सबसे पहला जो डिसीज है वो है गोनोरिया। तो गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है और गोनोरिया को कराने वाला जो बैक्टीरिया होता है, सबसे पहले आपको समझना है कि गोनोरिया एक बैक्टीरियल डिसीज है और इसे कराने वाला जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया का नाम है नाइसेरिया गोनोरिया। नाइसेरिया गोनोरियाe। तो नाइसेरिया गोनोरियाe नाम का बैक्टीरिया इस गोनोरिया डिसीज को करवाता है और ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। और रिमार्क में मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये गोनोरिया इन्फेक्शन होने के कारण, मतलब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ये जाके फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वहाँ पे ये बैक्टीरिया जाके मल्टीप्लिकेशन करेगा और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यूट्रस में, सर्विक्स में, फैलोपियन ट्यूब में जाके कुछ ऐसा चेंजेस लाएगा जिसके कारण वो फीमेल क्या होगा, वो फीमेल इनफर्टाइल हो जाएगा। मतलब कि वो फीमेल कंसीव नहीं कर पाएगा, मतलब कि वो फीमेल कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगा जब तक कि ये इन्फेक्शन उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रहता है, जब तक कि ये बैक्टीरिया उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये गोनोरिया इनफर्टिलिटी को भी करवा सकता है। तो ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ ये सभी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं पूछे जाएंगे। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यही सब बात इम्पोर्टेंट है और यही सब चीज़ आपसे पूछे जाएंगे। भले ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कुछ ज़्यादा पॉइंट भी मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन वो आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आजकल जो एनसीईआरटी और जो नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आते हैं। कहने का मतलब 90 क्वेश्चंस जो नीट के एग्जाम में बायोलॉजी से आते हैं तो उसमें से 65 क्वेश्चन ही एनसीईआरटी बुक से रहते हैं। बाकी के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक से बाहर के मिलेंगे। एकदम ऐसा भी नहीं है कि आपको एनसीईआरटी से पूरे बाहर के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गोनोरिया के बारे में दिया गया है एनसीईआरटी बुक में कि गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, लेकिन ये कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है ऐसा एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है कि नाइसेरिया गोनोरिया नाम का बैक्टीरिया ये डिसीज को करवाता है। तो हो सकता है अगले बार पूछे कि गोनोरिया के कारण इनफर्टिलिटी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ और मैं जो यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहा हूँ वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दूसरे डिसीज के बारे में देखते हैं हम लोग, वो है सिफिलिस। तो ये सिफिलिस नाम का डिसीज जो है ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है और इसके करवाने वाला, सिफिलिस को करवाने वाला जो बैक्टीरिया है उसको हम लोग कहते हैं ट्रिपोनिमा पैलाइडम। ट्रिपोनिमा पैलाइडम नाम का बैक्टीरिया इस सिफिलिस डिसीज को करवाता है। और सिफिलिस जो जीनाइटल रीजन है, जैसे कि मेल का जो पेनिस है और फीमेल का जो वल्वा है, उस रीजन में या फिर जीनाइटल रीजन में ये अल्सर को करवाता है। अल्सर मतलब ये एक तरह का वुंड होता है, एक तरह का ये घाव होता है। अल्सर हम लोग वुंड या किसी घाव को अल्सर कहते हैं। तो ये सिफिलिस नाम का जो बैक्टीरिया है ये पेनिस में या फिर पेनिस का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या फिर वल्वा है या फिर वेजाइना है वहाँ पे जाके ये अल्सर को कोज करवाएगा। तो सिफिलिस भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है और सिफिलिस को करवाने वाला जो बैक्टीरिया है
वो है ट्रिपेनोमा पैलाइडम। अगला बैक्टीरिया को हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्लामाइडियासिस। क्लामाइडियासिस नाम का ये डिसीज जिस बैक्टीरिया के कारण होता है वो है क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस। तो क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस नाम का बैक्टीरिया इस क्लामाइडियासिस को करवाता है। ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। अगला डिसीज जो है वो है कैंक्रोइड्स। जो डिसीज है वो भी एक बैक्टीरियल डिसीज है और उस बैक्टीरिया का नाम है हेमोफिलस डक्री। कैंक्रोइड हेमोफिलस डक्री नाम के बैक्टीरिया से होता है। तो ये जो पहला चार जो मैंने लिखा, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लामाइडियासिस और कैंक्रोइड्स, ये सब एक बैक्टीरियल डिसीज है। को ये समझना है कि अगर आपसे पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिसीज, तो आपको ये बात समझना है कि यहाँ पे जो मैं इस चार जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लामाइडिया और कैंक्रोइड, तो ये सब क्या है, एक बैक्टीरिया से होने वाला डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है। ये बैक्टीरिया से होने वाला डिसीज है। और गोनोरिया के लिए जो रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वो है नाइसेरिया गोनोरे। सिफिलिस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वो है ट्रिपेनोमा पैलाइडम। क्लामाइडियासिस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वो है क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस। और कैंक्रोइड्स के लिए जो बैक्टीरिया है वो है हेमोफिलस डक्री। तो ये सब डिसीज एक बैक्टीरियल डिसीज है। और बैक्टीरियल डिसीज में भी ये कौन सा डिसीज है, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिसीज है। तो आपको इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सबसे पहले तो आपको पूछा जा सकता है कॉजेटिव एजेंट्स का नाम, जैसे सिफिलिस कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ट्रिपेनोमा पैलाइडम के कारण होता है। क्लामाइडियासिस कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस। इस तरह से आपको पॉजिटिव एजेंट का नाम पूछा जा सकता है। दूसरा तरह से किस तरह से आपका क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिसीज। उसमें एक दो वायरल डिसीज का भी नाम आपको दे दिया जाएगा, या फिर आपको पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिसीज। इसमें से तीन ऑप्शन रहेगा और एक कोई वायरल डिसीज का या फिर कोई एक प्रोटोजोअल डिसीज का ऑप्शन रहेगा उसमें। तो एक प्रोटोजोआ से होने वाला एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। प्रोटोजोआ जो कि एक पैरासाइट है, उस प्रोटोजोआ से होने वाला उस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को हम लोग कहते हैं, जिसे मैं अलग कलर से लिखता हूँ, हम लोग उसे कहते हैं ट्राइको, TRICHO, ट्राइकोमोनियासिस। तो ट्राइकोमोनियासिस जिसे मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ, ये बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, ये एक प्रोटोजोअल डिसीज है। ये एक प्रोटोजोअल डिसीज है। और इस प्रोटोजोआ का जो प्रोटोजोआ इस ट्राइकोमोनियासिस को करवाता है, उस प्रोटोजोआ का नाम है ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनलिस। ये वेजाइना को जाके इन्फेक्ट करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनलिस। तो ट्राइकोमोनियासिस कौन सा एजेंट के कारण होता है, सबसे पहले आपको ये पूछा जा सकता है। तो आपको समझना है कि ये बैक्टीरिया नहीं, ये प्रोटोजोआ है, पैरासाइट है ये। तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। और वो प्रोटोजोआ कौन सा प्रोटोजोआ है, तो वो है ट्राइकोमोनियासिस वेजिनलिस नाम का प्रोटोजोआ है। आप ट्रैकोमैटिस और ट्राइकोमोनियासिस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस जो है वो क्लामाइडियासिस को करवाता है और वो क्या है, वो एक बैक्टीरियल डिसीज है। उसी तरह से ट्राइकोमोनियासिस एक प्रोटोजोअल डिसीज है और इस प्रोटोजोआ जो एजेंट प्रोटोजोआ है उसका नाम है ट्राइकोमोनियासिस वेजिनलिस। तो प्रोटोजोआ वेजाइना को जाके इन्फेक्ट करता है, ट्राइकोमोनियासिस वेजिनलिस। बाकी सारा डिसीज भी वेजाइना, यूट्रस, बाकी सब चीज़ों को ये इन्फेक्ट कर सकता है। तो बैक्टीरियल और प्रोटोजोअल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं जाके कुछ ऐसा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो वायरस के कारण होता है। तो मैं यहाँ पे फिर से ये चार्ट को बनाता हूँ, आप अपना चार्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। डिसीज कॉजेटिव एजेंट का नाम यहाँ पे लिखता हूँ मैं, और कुछ रिमार्क्स जो मुझे लिखना होगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ।
तो अगला डिसीज जो है वो है जीनाइटल वार्ट्स। जीनाइटल वार्ट्स, तो जीनाइटल वार्ट्स भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है और जीनाइटल वार्ट्स का जो रेस्पॉन्सिबल जो पॉजिटिव एजेंट है वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसको हम लोग HPV शॉर्ट फॉर्म में HPV भी कहते हैं। ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जेनाइटल वार्ट्स को करवाता है। तो ये वायरल डिसीज है, वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। तो ये आपको ऑप्शन में दे सकता है, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिसीज, उसमें आपको गोनोरिया रहेगा, सिफिलिस रहेगा, क्लेमेडिया रहेगा और जेनाइटल वार्ट रहेगा। तो आपका आंसर क्या होगा? जेनाइटल वार्ट, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, ये वायरल डिसीज है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो जेनाइटल वार्ट से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पूछा जा सकता है, और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, वो पूछा जा सकता है कि ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, वल्वा का, सर्विक्स का, ये कैंसर को भी करवा सकता है। कैंसर ऑफ सर्विक्स, कैंसर ऑफ वल्वा जो कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और या फिर सर्विक्स जो वेजाइना के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग सर्विक्स कहते हैं, उस पार्ट का ये कैंसर भी करवा सकता है। ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, जिसको हम लोग HPV कहते हैं, और ये जेनाइटल वार्ट्स को भी करवा सकता है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में आप देख रहे हैं कि HPV जब ट्रांसमिट हो रहा है तो वो कैंसर को भी करवा रहा है। तो आपसे पूछेगा क्या कैंसर एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है? तो इनडायरेक्टली हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर जो है वो भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो गया यहाँ पे। तो आपको इतना डीप कॉन्सेप्ट में नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ पूछा जाएगा कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या ये कैंसर को करवा सकता है? तो हाँ, ये करवा सकता है। और ये कौन सा बीमारी करवाता है? तो ये जीनाइटल वार्ट्स को करवाता है। जीनाइटल वार्ट्स एक तरह का बीमारी है जो जीनाइटल रीजन में बहुत सारा ग्रोथ हो जाता है छोटा छोटा, उस बीमारी को हम लोग जीनाइटल वार्ट कहते हैं, और वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। दूसरा पॉइंट या फिर दूसरा डिसीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है और वो भी एक वायरल डिसीज है, वो है जीनाइटल हर्पीस। तो जीनाइटल वार्ट्स और जीनाइटल हर्पीस को मैं एक साथ लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो जीनाइटल वार्ट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण हो रहा है, और जीनाइटल हर्पीस नाम में हर्पीस लगा हुआ है, तो ये हर्प सिम्प्लेक्स वायरस के कारण ये हो रहा है। HPV था ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और ये जो हो रहा है ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण ये जीनाइटल हर्पीस हो रहा है। और जीनाइटल हर्पीस का ट्रीटमेंट बहुत ही डिफिकल्ट है। आपको पता है कोई भी वायरल डिसीज का ट्रीटमेंट बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि वायरस के अगेंस्ट में कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। वायरस के अगेंस्ट में हम एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं, वो भी एंटीवायरल ड्रग्स उतना इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करता है। तो ये जीनाइटल वार्ट और जीनाइटल हर्पीस एक वायरल डिसीज है, और ये वायरल डिसीज में भी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। तीसरा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है और वो भी एक वायरल डिसीज है, वो है हेपेटाइटिस बी। तो आप सोचेंगे हेपेटाइटिस बी ये तो लीवर का डिसीज है, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कैसे हुआ? जी हाँ, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। हेपेटाइटिस वायरस जो स्पर्म में रहेगा, या फिर जो हेपेटाइटिस वायरस जो म्यूकस मेम्ब्रेन में जो रहेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन और जो म्यूकस सेक्रीशन ऑफ वेजाइना में जो रहेगा, वो ट्रांसमिट हो सकता है एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में, और फिर वहाँ से जाके वो म्यूकस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके वो ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है, और ब्लड स्ट्रीम से ये लीवर तक पहुँच सकता है। तो ये सेक्सुअल रूट से ट्रांसमिट हो रहा है, और भी बहुत सारा रूट है जिससे हेपेटाइटिस बी वायरस ट्रांसमिट हो सकता है, और उसमें से भी एक रूट है कि ये सेक्सुअल रूट से ट्रांसमिट हो सकता है। नीडल इंजुरी से भी हो सकता है। अगर किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं आप, HIV हेपेटाइटिस बी इंडिविजुअल का ब्लड आप किसी और को दे रहे हैं, तो उससे भी हेपेटाइटिस बी ब्लड के थ्रू दूसरे इंडिविजुअल में जा सकता है। नीडल इंजुरी हो रहा है किसी हेल्थ वर्कर को या फिर किसी इंडिविजुअल को, और उस नीडल में जो थोड़ा सा जो ब्लड लगा हुआ है उसमें अगर हेपेटाइटिस बी वायरस है तो वो ट्रांसमिट हो सकता है। इंट्रावेनस ड्रग यूजर, जो लोग ड्रग लेते हैं, कबीर सिंह को आप देखे होंगे ड्रग्स लेते हुए, इंट्रावेन में जो ड्रग्स लेता है इंट्रावेनस ड्रग यूजर, तो अगर उस कबीर सिंह का दोस्त अगर उसका अगर हेपेटाइटिस बी है और उसका नीडल निकाल के वो अपने
वेन में इंजेक्ट कर रहा है तो उसका ब्लड भी उसके अंदर आ रहा है। तो इस तरह से कबीर सिंह को भी हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो सकता है अगर उसका दोस्त का अगर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन पहले से है। तो इस तरह से अलग अलग रूट से हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट हो सकता है। उसमें एक रूट क्या है, सेक्सुअल रूट है। सेक्सुअल रूट से भी हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट हो सकता है। और एड्स भी, HIV एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये भी सेक्सुअल रूट से ट्रांसमिट हो सकता है। एड्स के ऊपर, वायरस के ऊपर मेरा एक अलग मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने एड्स वायरस को बड़े ही ग्रेट डिटेल में समझाया है। और हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि हेपेटाइटिस बी वायरस सेक्सुअल रूट से ट्रांसमिट हो सकता है और बहुत सारा अलग अलग रूट से ये ट्रांसमिट हो सकता है, जिसको हम लोग पैरेंटल रूट कहते हैं। पैरेंटल रूट मतलब ये ओरल रूट से ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, ये पैरेंटल रूट से ट्रांसमिट हो रहा है। बाकी के आप हेपेटाइटिस वायरस को देखेंगे तो बाकी के हेपेटाइटिस वायरस, जो हेपेटाइटिस वायरस ए है, हेपेटाइटिस वायरस, मैं सब हेपेटाइटिस वायरस को यहाँ पे लिखता हूँ, A, B, C, D और हेपेटाइटिस वायरस E। तो हेपेटाइटिस वायरस ए को देखेंगे तो हेपेटाइटिस ए वायरस फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। मतलब जो हम लोग खाते हैं कॉन्टामिनेटेड वाटर, कॉन्टामिनेटेड फूड में वो वायरस रहता है और वो हमारे GI ट्रैक्ट में जाके वो लिवर में जा सकता है। तो ये ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है, ओरल रूट से। हेपेटाइटिस बी वायरस पैरेंटल रूट से ट्रांसमिट होता है। पैरेंटल रूट कहने का मतलब ये ओरल रूट से नहीं, ये पैरेंटल रूट से, हमारे स्किन पेनेट्रेशन से, जैसे इंट्रावेनस ड्रग लेने से, दूसरे का ब्लड देने से, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से, या फिर मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, जिसको हम लोग वर्टिकल ट्रांसमिशन, आप वो एड्स का लेक्चर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा वर्टिकल ट्रांसमिशन, किस तरह से एड्स का वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस ये भी पैरेंटल रूट से ट्रांसमिट होता है। लेकिन हेपेटाइटिस सी वायरस सेक्सुअल इंटरकोर्स से हेपेटाइटिस सी वायरस का ट्रांसमिशन उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये ट्रांसमिट हो सकता है। हेपेटाइटिस सी वायरस भी सेक्सुअल इंटरकोर्स रूट से ट्रांसमिट हो सकता है और बाकी के ब्लड प्रोडक्ट्स, ब्लड से ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। हेपेटाइटिस डी और डी वायरस ये भी ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है, ओरल रूट से ये वायरस ट्रांसमिट होता है। तो आपको हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में आपको पूछा जा सकता है और आपको हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में पूछा जा सकता है, आपको हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है, सेक्सुअल रूट से ये ट्रांसमिट नहीं होता है, आपको याद रखना है। सेक्सुअल रूट से ट्रांसमिट होने वाला वायरस जो मेन वायरस है वो है हेपेटाइटिस बी वायरस। HIV एड्स वायरस भी सेक्सुअल रूट से ट्रांसमिट होता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस भी सेक्सुअल रूट से ट्रांसमिट होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी सेक्सुअल रूट से ट्रांसमिट होता है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस को हम लोग हेपेटाइटिस बी को करवाने वाला जो वायरस है उसको हम लोग हेपेटाइटिस बी वायरस ही बोलते हैं, और एड्स को जो करवाने वाला वायरस है उसको हम लोग HIV वायरस बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स के ऊपर अलग एक मॉड्यूल बनाया गया है वायरसेस के ऊपर, आप उस मॉड्यूल को जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। और आपको पता है कि कोई भी वायरल डिसीज जो है, जैसे कि जीनाइटल वार्ड्स है, हर्पीस है, हेपेटाइटिस बी है और एड्स है, ये सब वायरस क्या है, ये सब वायरस को इतने आसानी से हम इस वायरस को क्योर नहीं कर सकते हैं। हर्पीस वायरस को हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत क्योर कर सकते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी और एड्स वायरस, अगर एक बार ये वायरस आप किसी इंडिविजुअल के बॉडी में जाता है तो वहाँ से उस वायरस को ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है, वो ना के बराबर है। आपको पता होगा कि अमिताभ बच्चन जो है, अमिताभ बच्चन को हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है और अभी भी वो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं। वो जब कुली मूवी का जब शूटिंग कर रहे थे अमिताभ बच्चन, तो क्या हुआ था कि उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो एक्सीडेंट का समय पे उनको इमरजेंसी ब्लड चाहिए था, तो उनको शायद से कुछ 5-10 यूनिट ब्लड चाहिए था। तो वो ब्लड का जब डोनेट, उनको जब ब्लड, दूसरे का ब्लड जब उनको दिया गया था, तो जिसका ब्लड दिया गया था उसमें से कोई एक इंडिविजुअल को हेपेटाइटिस बी था, तो उससे अमिताभ बच्चन को भी हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो गया। तो इसलिए मैं आपको ये बता के समझा रहा हूँ कि हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन सेक्सुअल रूट के से ट्रांसमिट होने के साथ साथ ये ब्लड डोनेशन से, इंट्रावेनस ड्रग यूज़ करने से, दूसरे का नीडल शेयर करने से, IV ड्रग यूज़ करते समय पे, या फिर मदर टू चाइल्ड भी ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। सेम बात अप्लाई होता है HIV एड्स के लिए।
तो ये सब चीज़ आपको हेल्प करेगा बहुत तरह का MCQs को सॉल्व करने के लिए। आगे जाके हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि ये जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, जो भी बैक्टीरियल डिसीज़ है, ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ का जो सिम्टम्स रहता है, जो प्रॉब्लम आता है जो इंडिविजुअल में, जो इस वायरस से, इस बैक्टीरिया से, इस प्रोटोजोआ से जब ये इन्फेक्ट होगा तो उस इंडिविजुअल में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, जिसको हम लोग सिम्टम्स कहते हैं। तो उस इंडिविजुअल में इचिंग हो सकता है, जिनाइटल रीजन में इचिंग हो सकता है, जिनाइटल रीजन से, वेजाइना से या फिर पेनिस से डिस्चार्ज हो सकता है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, फाउल स्मेलिंग फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, गंदा स्मेल करने वाला फाउल स्मेलिंग फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, इचिंग हो सकता है। मैं आपको बताया इनफर्टिलिटी, ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के कारण इनफर्टिलिटी भी हो सकता है, इनफर्टिलिटी भी ये सब डिसीज के कारण आप देख सकते हैं, ये सब डिसीज के कारण हो सकता है। और कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं हम लोग। कॉम्प्लिकेशन कहने का मतलब ये सब डिसीज के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो ये इनफर्टिलिटी एक सिम्टम्स भी हो सकता है और ये इनफर्टिलिटी एक कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन कहने का मतलब इस डिसीज के कारण, एक डिसीज के कारण और बहुत सारा जो प्रॉब्लम हो सकता है उसे हम लोग कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। ये डिसीज पर से तो क्या करवा रहा है, इचिंग करवा रहा है, फ्लूइड डिस्चार्ज करवा रहा है, उस इंडिविजुअल में ये सब सिम्टम्स करवा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये डिसीज बहुत सारा अलग अलग प्रोसेस हमारे बॉडी में करवाने लगता है, उसके बॉडी में करवाने लगता है, जिसको ये इन्फेक्ट करता है। तो ये उस इंडिविजुअल को इनफर्टाइल भी कर सकता है। मैं आपको बताया कि किस तरह से इनफर्टिलिटी कर सकता है। गोनोरिया बहुत ही ज़्यादा इनफर्टिलिटी करवा सकता है किसी इंडिविजुअल में। तो वो जाके यूट्रस को और फेलोपियन ट्यूब को जाके इन्फ्लेमेशन करके वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट करवा सकता है। और जब फेलोपियन ट्यूब जब ब्लॉक हो जाएगा तो आप ही सोचिए, जो ओवम निकल रहा है ओवरी से और जो फेलोपियन ट्यूब में आ रहा है वो फेलोपियन ट्यूब को क्रॉस नहीं कर पाएगा, और स्पर्म जो वेजाइना से ऊपर की तरफ जो जा रहा है वो भी फेलोपियन ट्यूब को क्रॉस नहीं कर पाएगा अगर फेलोपियन ट्यूब में अगर ब्लॉकेज हो गया है। तो इस तरह से वो इन्फ्लेमेशन करवा के, ब्लॉकेज करवा के इनफर्टिलिटी को करवा सकता है। और दूसरा कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे हम लोग, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है ये एसटीडी के कारण। तो ये एसटीडी के कारण मैंने बताया कि बहुत सारे डिसीज को तो हम लोग अर्ली स्टेज में ही क्योर कर सकते हैं। बैक्टीरियल डिसीज को हम लोग क्योर कर सकते हैं, प्रोटोजोअल डिसीज को हम लोग क्योर कर सकते हैं, लेकिन वायरल डिसीज जब एक बार हो जाएगा तो उसे क्योर करना बहुत ही मुश्किल है। आपको ये याद रखना है, HIV, हेपेटाइटिस, जिनाइटल हर्पीस और जिनाइटल वार्ट्स अगर एक बार किसी इंडिविजुअल को हो गया तो हर्पीस और वार्ट्स को तो हम लोग थोड़ा बहुत कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं, लेकिन HIV और हेपेटाइटिस बी को क्योर करना ये इम्पॉसिबल है। और तो इसका और बाकी का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, एक तो यहाँ पे लिखा गया ये इनफर्टिलिटी हो सकता है। दूसरा, अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट भी हो जाता है और उस वुमेन का प्रेग्नेंट होने के टाइम पे ही अगर उस इंडिविजुअल का अगर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है तो उसका जो बच्चा है, उसका ओव में जो फीटस है, उस फीटस का एबॉर्शन भी हो सकता है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एबॉर्शन कहने का मतलब जो फीटस है वो अपना समय से पहले बाहर आ जाए। फीटस जो है वो 28 वीक्स, प्रेगनेंसी अभी 28 वीक्स का भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है वो मदर, और 28 वीक्स से पहले ही वो बच्चा वेजाइना से बाहर निकल जा रहा है, यूट्रस से बाहर निकल जा रहा है और वो बच्चा जीवित नहीं रह सकता है। तो उस कंडीशन को हम लोग एबॉर्शन कहते हैं। तो इन्फेक्शन के कारण एबॉर्शन हो सकता है। आपको ये बात याद रखना होगा कि इन्फेक्शन एबॉर्शन को करवा सकता है, इन्फेक्शन इनफर्टिलिटी को करवा सकता है, इन्फेक्शन एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी करवा सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? अगर आपको नहीं पता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है तो मैं आपको बताता हूँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है। ये देखिए आप, ये फेलोपियन ट्यूब है और ये आपका यूट्रस है और ये आपका वेजाइना और सर्विक्स है। इस साइड का ये फेलोपियन ट्यूब मैं यहाँ पे बनाता हूँ और ये आपका यूट्रस को मैं थोड़ा बड़ा से बनाता हूँ। ये आपका यूट्रस है, ये आपका सर्विक्स है, ये वेजाइना है और ये यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब है और ये ओवरी है। तो नॉर्मली आपको पता होगा जो जाइगोट का जो इम्प्लांटेशन होता है वो कहाँ होता है, तो वो
इस एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर, यहाँ पे जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर इसका कैविटी, एंडोमेट्रियम में इसका इम्प्लांटेशन होता है नॉर्मली। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम उसी को बोलेंगे जब वो जाइगोट का इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम में नहीं हो, कहीं बाहर हो सकता है जाइगोट का इम्प्लांटेशन क्या हो, फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, तो इसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। हो सकता है जाइगोट का इम्प्लांटेशन जाके ओवरी में हो जाए, तो हम लोग इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। हो सकता है जाइगोट का इम्प्लांटेशन जाके एब्डोमेन में कहीं पे हो जाए, एब्डोमेन वाल में हो जाए या फिर पेरिटोनियम में हो जाए, कहीं पे भी हो जाए। तो आपको याद रखना है कि वो जाइगोट है वो नॉर्मली एंडोमेट्रियम में जाके उसका इम्प्लांटेशन होता है, यूटेरस का एंडोमेट्रियम में जाके उसका इम्प्लांटेशन होता है। लेकिन अगर उसका इम्प्लांटेशन कहीं बाहर हो जाए, एंडोमेट्रियम में उसका नॉर्मल जो प्लेस है इम्प्लांटेशन का वहाँ पे ना होके अगर ये कहीं कभी ये फैलोपियन ट्यूब में इसका इम्प्लांटेशन हो जाए, ओवरी में हो जाए, कहीं पे भी हो सकता है, तो उस एबनॉर्मल कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कि वो एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक साइट, कहीं दूर साइट पे जाके उसका इम्प्लांटेशन हुआ है जाइगोट का, इसीलिए हम लोग इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो हमने पढ़ा है, बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजुअल डिसीज, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी करवा सकते हैं। मतलब कि जाइगोट का नॉर्मल प्लेस ऑफ इम्प्लांटेशन को ये अल्टर करके कहीं बाहर पे भी ये इम्प्लांटेशन करवा सकता है। वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है कि नॉर्मली जो इम्प्लांटेशन है वो एंडोमेट्रियल कैविटी में होना चाहिए। एंडोमेट्रियम एक कैविटी है जो एनलार्ज हो सकता है, जो जैसे जैसे फीटस बड़ा होगा उसको एंडोमेट्रियम ऑक्युपाई कर सकता है। लेकिन अगर फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे इम्प्लांटेशन होने के बाद में फैलोपियन ट्यूब तो नॉर्मली बना नहीं है बच्चे को कवर करने के लिए, उतना स्पेस ऑक्युपाई करने के लिए, तो क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाएगा। ओवरी में इम्प्लांटेशन होगा तो ओवरी क्या होगा, ओवरी भी रप्चर हो सकता है। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकता है फीमेल के लिए, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब और ओवरी रप्चर होने के कारण बहुत ही ज़्यादा ब्लड वेसल्स का डैमेज होगा और बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस होगा और उस वुमेन का, उस इंडिविजुअल का डेथ भी हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के कारण, अगर वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो गया तो ये बात को आपको समझना है कि ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी करवा सकता है। और मैं बताया कि HPV जो है वो क्या कैंसर को भी करवा सकता है। कौन सा कैंसर, मैं आपको बता चुका हूँ, ये सर्विक्स का कैंसर, भाल्वा का कैंसर को, ये सर्वाइकल कैंसर और वल्वल कैंसर को ये करवा सकता है। तो ये सब चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन एज ग्रुप क्या है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का, तो आप देख रहे हैं कि मोस्ट कॉमन एज ग्रुप वही होगा जिस एज ग्रुप में सेक्सुअल इंटरकोर्स ज़्यादा होता है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स अनअवेयरनेस से होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स डर के होता है। वो क्या है, वो अर्ली एज है। जैसे कि 15 से लेकर 24 एज तक लोग थोड़ा सेक्स के बारे में थोड़ा अनएडुकेटेड रहते हैं, थोड़ा कम समझते हैं। तो इस सिचुएशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स कम होता है, इनइफेक्टिव होता है, कहने का मतलब गलत तरीके से होता है, मिसयूज होता है। तो इसी कंडीशन में और इसी एज ग्रुप में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने का चांसेस क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो हम लोग प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या फिर वेनेरियल डिसीज का प्रिवेंशन किस तरह से करेंगे, तो कुछ गाइडलाइन है जिसको हम लोग फॉलो करके इस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये गाइडलाइन को हम सब जनरल पॉपुलेशन को अवेयर करने के लिए, बताने के लिए, आप अपने दोस्तों को बताने के लिए, जो आपके दोस्त है, नॉन बायोलॉजी फ्रेंड्स है, उनको बताने के लिए, खुद यूज़ करने के लिए ये गाइडलाइंस दिया गया है, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से आप क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है अवॉइड सेक्स विथ अननोन या फिर मल्टीपल पार्टनर। तो ये चीज़ को करके आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बच सकते हैं। सेक्स करने से पहले अपने पार्टनर को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर या फिर मल्टीपल पार्टनर। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है वो है यूज़ कॉन्डोम्स।
क्योंकि जो मेरा पिछला मॉड्यूल था उसमें आप पढ़े होंगे, जब मैंने पढ़ाया था कॉन्ट्रासेप्शन, जब मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि कॉन्डोम ना कि सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है, बल्कि ये बहुत ही सारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। तो ये बाकी के होने वाली ये बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज को ये क्या करेगा, प्रोटोजुअल डिसीज को ये प्रिवेंट करेगा, हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करेगा, HIV/AIDS को प्रिवेंट करेगा, और बाकी के जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का मैंने नाम लिखा था वो सब डिसीज को क्या करेगा, ये कॉन्डोम प्रिवेंट करेगा। HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को ये कॉन्डोम प्रिवेंट नहीं कर सकता है, आपको ये बात याद रखना है। बाकी और जेनाइटल वार्ड्स होने वाला जो है और या फिर हर्पीस को छोड़ के यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जेनाइटल हर्पीस और जेनाइटल वार्ड को ये कॉन्डोम इतना इफेक्टिवली प्रिवेंट नहीं करता है। बाकी सब जो डिसीज है उसको ये क्या करेगा, ये कॉन्डोम इफेक्टिवली प्रिवेंट कर सकता है। और अगर आपको डाउट है कि अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हुआ है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं फॉर अर्ली विजिट टू डॉक्टर। अर्ली विजिट टू डॉक्टर, डॉक्टर के पास आप जाइए और उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट लीजिए, कंप्लीट ट्रीटमेंट। बैक्टीरियल डिसीज को तो डॉक्टर क्योर कर सकता है, मैं तो बैक्टीरियल डिसीज को एज ए डॉक्टर में बैक्टीरियल डिसीज को क्योर कर सकता हूँ। बैक्टीरियल डिसीज जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, क्लामाइडिया और कैंक्रोइड्स को मैं क्योर कर सकता हूँ। प्रोटोजुअल डिसीज को भी मैं क्योर कर सकता हूँ, प्रोटोजुअल डिसीज जो था उसे भी मैं क्योर कर सकता हूँ। वायरल डिसीज को मैं क्योर नहीं कर सकता, इतना इफेक्टिवली वायरस के अगेंस्ट में एंटीवायरल जो है वो इतना इफेक्टिवली काम नहीं करता है। इसीलिए वायरल डिसीज जो है HIV/B हेपेटाइटिस और HIV वायरस को क्योर करने वाला एंटीवायरल मेडिकेशन अभी तक नहीं आया है। उसके वायरल लोड को कमाने के लिए हम एंटीवायरल ड्रग्स यूज कर सकते हैं जिससे उस इंडिविजुअल का कुछ इम्प्रूवमेंट हो। एंटीवायरल ड्रग्स अभी भी अमिताभ बच्चन भी एंटीवायरल ड्रग्स ले रहे हैं। मैंने बताया अमिताभ बच्चन को हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन है तो वो भी अभी एंटीवायरल ड्रग्स लेके वो अभी चल रहे हैं। एंटीवायरल्स वायरस के अगेंस्ट में हम लोग इंटरफेरॉन यूज कर सकते हैं। हेपेटाइटिस B वायरस के अगेंस्ट में हम लोग इंटरफेरॉन यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कॉस्टली होता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जेनाइटल वार्ड को बहुत सारा प्रोसीजर करके उसको ठीक किया जा सकता है। वार्ड मतलब वो एक्स्ट्रा ग्रोथ रहता है टिश्यू का जेनाइटल रीजन में, तो उसको काट के निकाल सकते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी से उसको जला सकते हैं, वो भी ठीक किया जा सकता है। जेनाइटल हर्पीस को भी कुछ हद तक उसका क्योर है, लेकिन वो रिकर हो जाता है, रिकरेंस बहुत ज़्यादा है। आपसे पूछेगा कि हर्पीस को ट्रीट करेंगे फिर से रिकर हो रहा है, तो रिकरेंस होने वाला डिसीज जो है वो जेनाइटल हर्पीस है। तो ये भी आपको याद रखना है, हर्पीस का रिकरेंस ज़्यादा होता है, एक बार ठीक होता है वापस से फिर से हो जाता है, फिर ठीक होता है, दवा खाएंगे ठीक होगा, वापस से हो जाएगा। तो ये हर्पीस जो भाई, इसलिए मैं कहता हूँ वायरस को ठीक करना इतना आसान नहीं है। बैक्टीरियल डिसीज को तो कोई भी ठीक कर सकता है, कोई भी डॉक्टर बैक्टीरियल डिसीज को ठीक कर सकता है। तो ये सब चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है और ये सब बात आपको याद रखना है। कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो मैं STD के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने कहा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब सिम्टम्स है STD का। इचिंग हो सकता है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन बहुत सारा हो सकता है जो मैंने डिस्कस किया। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इंडिविजुअल का वो इन्फेक्शन हुआ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं आप मेरा बात को, उसका इन्फेक्शन हुआ है लेकिन उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। वो क्या है, वो इंडिविजुअल एसिम्प्टोमेटिक है, एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब उसे पता ही नहीं चल रहा है कि उसका इन्फेक्शन हुआ है। लेटर स्टेज में जब उसका कॉम्प्लिकेशन होगा, इनफर्टिलिटी होगा, एबॉर्शन होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा, कैंसर होगा, तब जाके उसे पता चलेगा कि हाँ मुझे इन्फेक्शन हुआ था। डॉक्टर जब उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, जब उसका टेस्ट करवाएगा, तब डॉक्टर को पता चलेगा कि उसका जो ये सब प्रॉब्लम हो रहा है वो एक इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, जो इन्फेक्शन एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। तो ये सब पॉइंट्स आपको डॉक्टर ही बता सकता है। तो कभी कभी ये सब पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो है वो ज़्यादातर समय एसिम्प्टोमेटिक रहता है, इसीलिए ये कम्युनिटी में फैलते फैलते जाता है, क्योंकि ये डिटेक्ट नहीं पता। अगर आपको खुद ही पता नहीं है कि आपके पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है तो वो डिसीज आप किसी और को दे सकते हैं, आप अपने पार्टनर को दे सकते हैं, आप अपने सेक्सुअल पार्टनर को वो डिसीज दे सकते हैं।
तो इसीलिए ये डिसीज़ बहुत ही तेज़ी से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ फैल रहा है कम्युनिटी में, और इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आपसे ये क्वेश्चंस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के ऊपर क्वेश्चंस आपको नीट में पक्का ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ये कम्युनिटी अवेयरनेस का टॉपिक है और मैं ऐसा टॉपिक ही चुन कर लेकर आ रहा हूँ जिससे क्वेश्चंस आपको नीट के एग्ज़ाम में देखने को गारंटी के साथ देखने को मिलेंगे। तो मैं बता रहा था कि ये डिसीज़ ज़्यादातर समय एसिम्प्टोमेटिक रहता है, इसलिए ये डिटेक्ट नहीं होता है, कम्युनिटी में फैलते जाता है। दूसरा कारण ये कम्युनिटी में इसलिए फैलते जाता है, इसलिए हम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये सोशल टैबू स्टिग्मा के साथ ये एसोसिएटेड है। कहने का मतलब अगर किसी को अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है तो वो डॉक्टर के पास जाने के लिए क्या करेगा, वो डॉक्टर के पास जाने के लिए वो साइनस फील करेगा, डॉक्टर को बताने के लिए साइनस फील करेगा कि उसके जेनिटल रीजन में अल्सर हुआ है, उसके जेनिटल रीजन से डिस्चार्ज होता है, उसे ये सब प्रॉब्लम होता है। इसीलिए वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है और उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है और वो कम्युनिटी में वो डिसीज़ को क्या करता है, फैलाते चला जाता है। तो ये सब चीज़ आपको समझना है, लोगों को अवेयर करना है, खुद भी अवेयर रहना है और साथ ही साथ नीट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो ये सब बात मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जो आपको मिल जाएंगे मेरे बुक में, जो है 100 टॉपिक इन बायोलॉजी बाय कृष्णा शाह और डॉक्टर राय। तो उसमें आपको कुछ एडिशनल पॉइंट आपको मिल सकते हैं जो मैं यहाँ पे छूट गया होगा, और वो बुक और मेरा ये वीडियो लेक्चर साथ साथ देख के पढ़ के आप बहुत ही अच्छे से कोई भी टॉपिक को समझ सकते हैं। उस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन से जाके आप उस बुक को ऑर्डर दे सकते हैं और आप वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे, उस बुक को पढ़ेंगे और अपना एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे। तो आप कोई भी एग्ज़ाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया हो और मेरा पढ़ाया गया कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया हो तो उसको आप बड़े ही आसानी से सॉल्व करें।